हेलो एंड वेलकम टू श्रीविज। मैं गोपाल तिवारी आप सबका श्रीविज के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी जीके का ये है सेट 13। तो हम डिस्कस करेंगे आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए जैसे एसएससी, सीएसएल, एनटीपीसी, सीएसएफ या कोई भी स्टेट एग्जाम या फिर कोई भी एक ऐसा एग्जाम जिसमें जीके एक पार्ट होता हो तो उसके लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। और आजकल जीके हर एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीएसएफ हो, यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, जिसकी हर एक एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं आज जीके एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हमें देखने को मिलता है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसका नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है उनका पहला क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन आ रहा है, जो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन करता है तो उन्हें सस्पेंड करने का आदेश कौन दे सकता है? तो प्रधानमंत्री दे सकता है, संसद दे सकता है, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को सस्पेंशन करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्रपति कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल होता है तो जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों का जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी सलाह से ही, अर्थात जिसे कैबिनेट कहा जाता है, उसकी सलाह से ही कार्य करता है और कहीं ना कहीं उसकी सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ऐसे ही नहीं कर देगा राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति कहीं ना कहीं जो इसका सस्पेंशन का आदेश कहीं ना कहीं राष्ट्रपति दे सकता है, और इनके जो इसको रिव्यू करने का अधिकार कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय को भी है। और अगर मौलिक अधिकारों का अगर किसी को अगर अधिकारों का जो अभिभावक कहा गया है जो अधिकारों की रक्षा करता है तो कहीं ना कहीं वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं 5 प्रकार की रिटें जारी करता है जिसके आधार पर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है, जो आर्टिकल 32 में दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय कौन सा एक उर्दू कवि था जिसने पूरे के पूरे आंदोलन को पूरा आंदोलन देखा था? 1857 का अगर विद्रोह का अगर ये पूछा जाए उसका तात्कालिक जो रीजन था उसका अर्थात एकदम से जो क्यों भड़का, तो उसका प्रमुख कारण कहीं ना कहीं हमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग देखना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण थे, चाहे उसमें आर्थिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो, चाहे उस टाइम के जो कुछ तात्कालिक कारण थे, वो सारे के सारे कारण कहीं ना कहीं 1857 में आकर के फूटे। और 1857 में एक स्वतंत्रता के लिए एक लॉ की भारत ने देखी, जो हालांकि फेल हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1857 क्रांति का एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान देखने को हमें मिलता है। तो कौन सा विद्रोह में कौन से उर्दू कवि थे जिसने पूरे के पूरे आंदोलन को देखा? तो इसमें कहीं ना कहीं कवि देखने को मिलते हैं हमें मिर्जा गालिब कवि देखने को मिलता है, जिनकी काफी ज्यादा उर्दू रचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो उस टाइम पे मिर्जा गालिब वो बाकी 1929 का अधिवेशन लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें मोहम्मद इकबाल ने कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा देखने को हमें कहीं ना कहीं मिलता है। इसके अलावा मीर ताकि मीर भी एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं उर्दू के, और जौक भी एक प्रसिद्ध कवि देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, जो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आगरा नगर हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सिकंदर लोदी, इनमें से किसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी? तो हम 1504 में देखते हैं आगरा शहर की स्थापना की गई थी। और आगरा शहर की स्थापना कहीं ना कहीं जो लोदी वंश के दूसरे सुल्तान थे सिकंदर लोदी, पहलो लोदी के बाद सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी, कहीं ना कहीं हमें लोदी वंश में डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं। तो दूसरे जो सुल्तान थे सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना 1504 में की गई थी। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक को कहीं ना कहीं पागल राजा भी बोला जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं ना कहीं एक ऐसी मार्केट की स्थापना की थी जहाँ के भाव कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सत्ता नियंत्रित होते थे। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये दास इन्हें प्रिय थे, और इनके टाइम पर कहीं कहीं जो दासों की संख्या थी वो 1,80,000 तक पहुंच गई थी, और इन्होंने एक अलग से दास विभाग की भी स्थापना की थी। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही जैसे कृषि विभाग भी कहा जाता था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। ये दोनों तुगलक डायनेस्टी के थे और ये खिलजी डायनेस्टी के देखने को हमें मिलते हैं। और खिलजी डायनेस्टी की जो स्थापना की गई थी वो कहीं ना कहीं खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कहीं ना कहीं खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी, जबकि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कहीं ना कहीं तुगलक डायनेस्टी की कहीं ना कहीं स्थापना की गई। जबकि लोधी वंश की स्थापना कहीं ना कहीं बहलोल लोधी के द्वारा बहलोल लोधी की स्थापना कहीं ना कहीं 1451 में बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निकोला द कॉन्टी, इनके बारे में बात की जाती है। तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो उस टाइम पर विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कौन देखने को हमें मिलते हैं? तो देवराय प्रथम मिलते हैं, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, सदाशिव राय। तो
किसके टाइम पे की थी? तो इन्होंने जो यात्रा की थी वो कहीं ना कहीं देवराय सेकंड के टाइम पे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और देवराय द्वितीय कहीं ना कहीं कृष्ण देव राय के बाद सर्वाधिक जो कहीं ना कहीं जो फेमस प्रसिद्ध रहे हैं वो कहीं ना कहीं देवराय द्वितीय भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फेमस देखने को हमें मिलते हैं। जबकि कृष्ण देव राय के बारे में बाबर की जो किताब है तो जो कि बाबरी में भी इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इनके अनुसार दक्षिण भारत में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली अगर कोई था तो वो कृष्णदेव राय हमें देखने को मिलते हैं। जबकि 1561 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसमें जो विजयनगर साम्राज्य में खत्म हो गया तालीकोटा के युद्ध में, तो उसमें जो आखिरी कहीं ना कहीं जो सम्राट थे वो कहीं ना कहीं सदाशिव राय हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारतीय साम्यवादी दल था सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है कम्युनिस्ट पार्टी, तो 21 वर्ष विभाजन के बाद भारतीय साम्यवादी दल तथा मार्क्सवादी का जन्म हुआ था। तो 1962 में, 64 में, 70 में या 67 में, तो किस साल सीपीआईएम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलता है सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद इसको बोला जाता है, तो किस वर्ष हमें देखने को मिला? जब ये दोनों विभाजित हो गए थे तो 1964 में कहीं ना कहीं इनका विभाजन हमें देखने को मिलता है। और 1964 में क्यों इनके जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंसेस आ गए थे काफी ज्यादा। और तो इस टाइम पे क्या हुआ, साम्यवाद सीपीआईएम में विभाजन हमें देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो सीपीआई के जो फाउंडर थे वो एम.एन. रॉय देखने को हमें मिलते हैं, जो उन्होंने 1925 में सीपीआई की स्थापना भारत में की थी। इसके अलावा मार्क्सवादी 64 में हुई थी और इसके जो प्रथम जनरल सेक्रेटरी बने थे वो बने थे ज्योति बसु, जिन्होंने लगभग 27 साल तक 27 साल नहीं 17 साल तक आई थिंक, मुझे परफेक्ट याद नहीं है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी। और काफी लंबे समय तक लगभग 27 साल तक सीपीआईएम का कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पर रूल था, जिसको कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के द्वारा आकर के तोड़ा गया। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं सीपीआई एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी और आज इसका अस्तित्व कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ केरल में हमें देखने को मिलता है, जो काफी हद तक काफी ज्यादा सिकुड़ चुकी है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? जो लाल रंग का दिखाई देता है कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह की जो भूमि है वो कहीं ना कहीं रेडियम ऑक्साइड के द्वारा जो लोहा होता है उसके कारण से चूने के पत्ते का लाल रंग की हमें दिखाई देती है। इसके अलावा बुध ग्रह कहीं ना कहीं सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक का ग्रह है। इसके अलावा बृहस्पति को मास्टर ऑफ द प्लैनेट अर्थात पूरे के पूरे अपने जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा ग्रह वो देखने को मिलता है, तो वो बृहस्पति देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरा सबसे छोटा ग्रह अगर देखने को मिलता है तो वो शुक्र ग्रह है, जो कि बुध के बाद आता है। और ये पूरे के पूरे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह भी देखने को मिलता है और सबसे हॉटेस्ट ग्रह भी हमें देखने को शुक्र ग्रह ही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी की कहीं ना कहीं जुड़वा बहन भी कहा जाता है। चलिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? माला है ये, माल नहीं है। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला कौन सी देखने को मिलती है? तो हिमालय, रॉकीज, एंडीज या आल्प्स? तो कौन सी देखने को मिलती है? आंसर हो जाएगा इसका एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये क्या करके ये पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा हमें देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला देखने को मिलती है। और इसमें काफी ज्यादा कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे है कहीं ना कहीं इक्वाडोर, और इक्वाडोर में दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा कहीं ना कहीं जो एक्टिव वॉल्केनो है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर के क्वेटो में स्थित है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ वो हमें कहीं ना कहीं अर्जेंटीना में देखने को मिलती है। आल्प्स पर्वत कहीं ना कहीं यूरोप में स्थित है। रॉकीज पर्वत कहीं ना कहीं दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका में देखने को हमें मिलता है। और हिमालय पर्वत तो एशिया में हमें देखने को मिलता है। और ये कुछ इसकी छोटी छोटी है, ये पूरा का पूरा रॉकीज का एक हिस्सा है जो कि कहीं ना कहीं सैटेलाइट से लिया गया है। यूरोप में जो महाद्वीप उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी देखने को मिलती है? राइन नदी, वोल्गा नदी, डैन्यूब नदी या सीन नदी? तो कौन सी नदी देखने को मिलती है यूरोप की सबसे लंबी नदी? तो ये देखने को मिलती है वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी पूरी की पूरी कहीं ना कहीं रूस में ही बहती है। ये वोल्गा नदी का डायग्राम है और ये कहीं ना कहीं पूरी जा करके कैस्पियन सी में गिर जाती है, कैस्पियन सी में पूरी पूरी ड्रॉप कर जाती है। इसके अलावा बात करते हैं राइन नदी की, तो राइन नदी भी कहीं ना कहीं जो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वहां से निकलती है और कहीं ना कहीं जर्मनी और फ्रांस के बीच में कहीं बंटवारे का काम भी करती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंट भूमिका देखने को मिलती है। आते हैं डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी कहीं ना कहीं
इसको राजधानियों की नदियां भी बुलाता है, क्योंकि यूरोप की जो मेजर कंट्रीज है, रोमानिया हुआ, हंगरी हुआ, इसकी ज्यादातर जो नदियों से अगर होकर के कोई गुजरती है तो वो डैन्यूब नदी है। सी नदी कहीं ना कहीं फ्रांस में बहती है। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार है, तो कहाँ पर देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। तो किसमें सुल्तानपुर पक्षी विहार देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है हमें हरियाणा में। हरियाणा के भी कहाँ पे? गुरुग्राम में हमें कहीं ना कहीं सुल्तानपुर पक्षी विहार देखता है। और ये वही पक्षी विहार है जहाँ पर कई कई सारे माइग्रेंट पक्षी भी हमें देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं जो साइबेरिया क्षेत्र से आते हैं और जो जो यहाँ पर आकर के इसकी सुंदरता को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये सुल्तानपुर पक्षी विहार हमें कहीं ना कहीं हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में है, माउंट आबू में है, द्वारका में है, पुरी में है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है दिलवाड़ा मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर देखने को हमें मिलता है माउंट आबू में, जो कि 1750 मीटर की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर देखने को मिलती है। 1750 मीटर की चोटी है, और ये कहीं ना कहीं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। और ये दिलवाड़ा मंदिर यहीं पर स्थित है। कुछ इस तरीके का ये मंदिर देखने को यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट, एलसीडी का जो कंप्लीट नेम है वो क्या है? लीड क्रिस्टल डिवाइस है, लाइट सेंट्रल डिवाइस है, डिस्प्ले है, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले है, या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। तो कौन सा देखने को मिलता है एलसीडी का पूरा नाम? तो ये देखने को मिलता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अलावा जब एलईडी है तो इसका लाइट इमिटेड डायोड भी देखने को हमें मिलता है। जो एलईडी है, एलसीडी तो पुरानी हो गई है और वर्तमान में ज्यादातर घरों में अब एलईडी आ चुकी है, क्योंकि एलसीडी में क्या होता था, जो रिफ्लेक्शन होते थे वो काफी ज्यादा ब्लैक हो जाते थे, जबकि एलईडी में देखने को हमें नहीं मिलता है। एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है तो वो हमें कौन सा देखने को मिलता है? डोलोमाइट मिलता है, कॉपर मिलता है, लिग्नाइट या बॉक्साइट। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क हमें देखने को मिलता है? तो ये मिलता है कहीं ना कहीं बॉक्साइट, इसका प्रमुख एक अयस्क हमें देखने को मिलता है, जबकि लिग्नाइट कहीं ना कहीं लोहे का एक अयस्क है। कॉपर अपने आप में ही है, और डोलोमाइट भी एक अपने आप में ही धातु हमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में जो नेपा नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बस तो दो के लिए, अखबारी कागज के लिए, हौजरी के लिए, बृहस्पति तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के नेपा नगर स्थित है? तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध हमें देखने को मिलता है। और ये अखबारी कागज ज्यादातर यहाँ पे यहीं पर डेवलप किया जाता है नेपा नगर में। और ये कहीं ना कहीं हमें खंडवा में देखने को, वो सॉरी बुरहानपुर, जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जो दक्षिणतम जिला है, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है नेपा नगर बुरहानपुर जिले में देखने को मिलता है। और बुरहानपुर किससे संबंधित है? बुरहानपुर कहीं ना कहीं जो औरंगजेब की जो बीवी थी, चांद बीबी, तो वहां पर उनकी समाधि भी हमें देखने को मिलती है। और मुमताज की समाधि भी वहीं पर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि मुमताज की जब देहांत हुआ था तो वो उस टाइम पर वहीं पर थी, जिसकी याद में आगे जाकर के शाहजहां ने कहीं ना कहीं ताजमहल का निर्माण करवाया था। और वहां पे मुमताज का मकबरा भी स्थित है बुरहानपुर में ही। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सत्तावन विद्रोह में प्रभावित नहीं था? तो झांसी नहीं था, चित्तौड़ नहीं था, जगदीशपुर नहीं था, लखनऊ नहीं था। कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था सत्तावन के विद्रोह से? तो आपको दो तो पता होंगे, झांसी और लखनऊ तो प्रभावित थे। जगदीश और चित्तौड़ में डाउट होगा, लेकिन डाउट में क्लियर कर देता हूँ। चित्तौड़ में ये क्रांति कहीं ना कहीं नहीं फैली थी, और जगदीशपुर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही और बिहार की बॉर्डर पर हमें देखने को मिलता है। कुछ हिस्सा बिहार में आता है, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में देखने को इसका मिलता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस कांग्रेसी को कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, मदन मोहन मालवीय को किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को ग्रांड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जबकि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का संतोष का जनक भी इन्हें कहा जाता है, जबकि मदन मोहन मालवीय को मदन मना की उपाधि दी गई है। और इन्हीं ने 1916 में कहीं ना कहीं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में ही की गई थी। और महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं फिनिक्स ऑफ इंडिया, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है, और जबकि साबरमती आश्रम, जो कि कहीं ना कहीं देखने को मिलता है हमें साबरमती अहमदाबाद नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में देखने को हमें मिलता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, निर्यात क्षेत्र को। तो इसमें जो प्रमुखता दी गई थी वो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र को दी गई थी। और डोवर मॉडल पर ये आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1951 से 1956 तक चली थी। और इसके बाद 56 से जो 61 तक चली थी वो कहीं ना कहीं पीसी मार्लोविस की कहीं ना कहीं मॉडल पर आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र को काफी प्रमुखता दी गई थी। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, सिस्मोलॉजी, फ्लोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो क्या कहा जाता है भूकंप के अध्ययन को? तो ये कहा जाता है, इसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप के अध्ययन को। जबकि एस्ट्रोनॉमी कहीं ना कहीं अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, और सेरिकल्चर कहीं ना कहीं मधुमक्खी पालन से संबंधित है।
समुद्री समीर कब बहती है? दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, मौसमी? तो कब बहती है, चलिए इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये बहती है दिन के समय। होता क्या है, दिन के समय में दिन के समय में जो भूमि होती है वो गर्म होने लगती है, क्योंकि समुद्र के आसपास का एरिया कहीं ना कहीं रेतीला होता है और वो कहीं ना कहीं गर्म होने लगता है और समुद्र का पानी ठंडा होता है। तो यहाँ से जब ये क्षेत्र जो जो थल है, जो जो जमीन है, वो गर्म होकर के कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो अर्थात यहाँ पे कवर करने के लिए जो समुद्र का एरिया का जो ठंडा पानी है की हवा है, तो कहीं ना कहीं जमीन की तरफ आती है, इसको कहा समुद्री समीर कहा जाता है। तभी थल समीर में उल्टा हो जाता है, जो भूमि होती है वो काफी ठंडी हो जाती है, पानी पानी कहीं ना कहीं गर्म देखने को मिलता है। तो जो भूमि से इसकी तरफ जो जल की तरफ जो हवा जाती है उसको कहा जाता है थल समीर कहा जाता है, और ये रात के समय देखने को हमें मिलती है। तो ये प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं, समुद्री समीर और थल समीर। तो समुद्री समीर जो होता है वो कहीं ना कहीं दिन के समय ये क्रिया होती है। नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में। तो नियाग्रा वाटरफॉल हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं यूएसए में देखने को हमें मिलता है। और नियाग्रा वाटरफॉल कहीं ना कहीं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल भी, सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी पहला है, एंजल, जो कि वेनेजुएला में देखने को हमें मिलता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, पाकिस्तान में, मंगोलिया में, अफ्रीका में। तो किस देश में देखने को मिलता है गोबी मरुस्थल? तो ये देखने को हमें मिलता है गोबी मरुस्थल कहीं ना कहीं, आप देखिए ये मंगोलिया है, तो मंगोलिया का बहुत सारा हिस्सा और चाइना का बहुत सारा हिस्सा कहीं ना कहीं गोबी मरुस्थल के अंडर में आता है। और आप देख लीजिए ये हिमालय का हिस्सा। होता क्या है, जब जो मानसूनी पवनें होती है जब यहाँ से जाती है, तो हिमालय में ज्यादातर जो हिमालय का जो इस एरिया है, यहीं पर ज्यादातर जो बारिश करा देती है। तो जो कि पूरा का पूरा ये वाला बेल्ट है वो कहीं ना कहीं दृष्टि छाया क्षेत्र का शेडो जोन में आ जाता है, तो यहाँ पर बारिश हमें देखने को नहीं मिलती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा डिजर्ट में तब्दील हो चुका है, इसलिए इसे वो गोबी मरुस्थल और इसका नाम दिया गया है गोबी मरुस्थल, कहीं ना कहीं नाम दिया है। और यही तो तगला मकान मरुस्थल है, ये भी कहीं ना कहीं इसी जो ये पूरा हिस्सा है, कहीं ना कहीं जो बारिश का हिस्सा है, पूरी की पूरी जो मानसूनी पवनें आती हैं जो भारत की, वो यहीं पर बारिश करा देती हैं। वो ये पूरा का हिस्सा कहीं ना कहीं डेजर्ट देखने को मिलता है। इसीलिए जो चाइना की जो मेजर कंपनीज हैं और जो मेजर लोग हैं, जो जो ज्यादा पॉपुलेशन है, वो हमें इस क्षेत्र में देखने को, पूर्वी क्षेत्र में देखने को हमें मिलती है। और यहीं पर इसकी जो वीजिंग शहर भी देखने को मिलता है। तो गोबी मरुस्थल हम देखते हैं तो चाइना और मंगोलिया दोनों में स्थित है, और यहाँ पे चाइना ऑप्शन नहीं है, इसलिए मंगोलिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। महासागरों की जो औसत गहराई है वो कितनी है? 3300, 3800, 4300, 4800 मीटर कितनी में देखने को मिलती है? तो जो महासागरों की जो एवरेज गहराई है वो कहीं ना कहीं 3800 मीटर हमें देखने को मिलती है। होता क्या है, जैसे ये गहराई काफी अंदर चली गई, ये थोड़ी सी ऊपर, तो इनको लेवल पर लाने के लिए एक अनुमान लगाया गया है, तो वो 3800 मीटर एक परफेक्ट आंसर देखने को मिलता है कि महासागरों की अगर एवरेज ऑल ओवर एवरेज मिलाई जाए कि उनकी औसत गहराई कितनी है, तो वो हमें कहीं ना कहीं 3800 मीटर 3800 किलोमीटर 3.8 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा गहराई कहीं ना कहीं होती है। लेंस में किस तरीके का कांच का उपयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का, फ्लिंट कांच का, साधारण कांच का, कोबाल्ट कांच का। तो जो लेंस का उपयोग किया जाता है वो कहीं ना कहीं फ्लिंट कांच का उपयोग हमें देखने को मिलता है। हाइड्रोजन का जो अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो रेडियम है, प्लेटिनियम है, वेनेडियम है, पैलेडियम है। तो कौन हाइड्रोजन को कौन अवशोषित करती है? तो हाइड्रोजन को अवशोषित करने वाली धातु कहीं ना कहीं पैलेडियम हमें देखने को मिलती है। सॉरी। नेक्स्ट है, जो कैंसर में के उपचार के लिए कौन सी प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी देखने को हमें मिलती है? तो ये देखने को मिलती है हीलियम मिलती है, ऑर्गन मिलती है, क्रिप्टॉन मिलती है, रेडॉन मिलती है। तो कैंसर में कौन सी किस प्रकार की गैस का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर में के जो पीड़ित होते हैं उनमें जब उनकी थेरेपी की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें रेडॉन गैस का उपयोग देखने को हमें मिलता है। एक मीना माता रोग डिसीज आई थी, तो ये किस कारण से होती थी? पारा के कारण, सीसा के कारण, कैडमियम के कारण, जस्ता के कारण। तो 19वीं शताब्दी की एक मीना माता डिसीज जो कि 1920 के आसपास जापान में फैली थी, और ये काफी खतरनाक डिसीज थी। इसमें क्या होता था, जो पानी है उसमें पारा की मात्रा काफी ज्यादा पानी में पारा की मात्रा काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही थी, जिसके कारण से ये डिसीज फैली थी पूरे के पूरे जापान में हमें देखने को मिलती है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अपकरण का, बहुलीकरण का, जस्तीकरण का। तो जो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो हमें देखने को मिलता है ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का कारण हमें देखने को मिलता है। क्या होता है, जैसे इसमें ज्यादातर जैसे ये सपोज करो आयरन है, इसकी जो जो एक्सटर्नल लेयर है उसमें कहीं ना कहीं हमें जंग देखने को मिलती है। तो जंग में होता क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी नमी और ऑक्सीजन अगर मिल जाती है तो इस क्षेत्र में जंग लगने का कार्य शुरू हो जाता है। इसीलिए इस पर काफी ज्यादा पेंट के कारण इसको सुरक्षित किया जाता है, जिससे कि अंदर कहीं ना कहीं नमी न पहुंचे और लोहा सुरक्षित बना रहे। वायु से हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, अमोनिया है, क्लोरीन है, या प्रोपेन है? तो
तो कौन सी गैस वायु से हल्की देखने को मिलती है? तो अमोनिया जो गैस है वो कहीं ना कहीं वायु से काफी ज्यादा हल्की देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम भी वायु से काफी ज्यादा हल्की गैसेस है, जबकि क्लोरीन और प्रोपीन तो काफी ज्यादा भारी गैसेस वायु से देखने को मिलती है। उच्च प्रेरकता कैटलिस्ट की खोज किसने की थी? कैटलिस्ट क्या होते हैं कि कोई भी क्रिया होती है उसकी क्रिया की क्षमता की स्पीड को काफी बढ़ा देते हैं, अर्थात जैसे जैसे किसी व्यक्ति को अगर कैटलिस्ट प्रकार के उत्प्रेरक दे दिए जाए तो जैसे वो दौड़ने की उसकी क्रिया काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इस प्रकार के उत्प्रेरक काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्जीलियस, कहीं ना कहीं इस प्रकार के उत्प्रेरक हमें देखने को मिलते हैं। निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो उड़द में, चना में, मटर में, सोयाबीन में। तो किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहीं ना कहीं सोयाबीन में, और सोयाबीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो हमें मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 8 पाई जाती हैं, 30, 32, 34। तो मानव शरीर की जो जो होती है उसमें कहीं ना कहीं 32 हड्डियां हमें देखने को मिलती हैं, 32 हड्डियां पाई जाती है। इसके अलावा जो फेस है, जो जो खोपड़ी का हिस्सा होता है फेस, उसमें कहीं ना कहीं 14 हड्डियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाएं, जैसे और देखते रहें, पढ़ते रहें। जैसे गोपाल तिवारी, साइन ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियोस में।